हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कल हम लोगों ने सॉइल मैकेनिक्स का टॉपिक जो है पढ़ लिया था। कहाँ तक? रिलेटिव कॉम्पैक्शन के एम्पिरिकल फार्मूला तक हम लोगों ने कल पढ़ा था। रिलेटिव कॉम्पैक्शन का एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ तक हम लोगों ने कल कंप्लीट किया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉइल प्रॉपर्टी, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम, वेट ऑफ ऑप्टिमम, इन सब के बारे में हम लोग आज जानेंगे। टॉपिक हमारा आज effect of compaction in dry of optimum and wet of optimum is shown in the following table। ड्राई ऑप्टिमम और वेट ऑप्टिमम देखेंगे हम लोग आज, उन पर इफेक्ट ऑफ कॉम्पैक्शन। तो चलते हैं सॉइल प्रॉपर्टी पर। पहला हमारा सॉइल मिनरल स्ट्रक्चर। सॉइल मिनरल स्ट्रक्चर में ड्राई ऑफ ऑप्टिमम कौन कौन सा है और वेट ऑफ ऑप्टिमम कौन कौन सा है। तो सॉइल मिनरल स्ट्रक्चर में फ्लॉकुलेटेड क्ले स्ट्रक्चर मोर रैंडम होते हैं। ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में फ्लॉकुलेटेड क्ले स्ट्रक्चर मोर रैंडम होते हैं। वेट ऑफ ऑप्टिमम में डिस्पर्स्ड क्ले स्ट्रक्चर मोर ओरिएंटेड होते हैं। सॉइल मिनरल स्ट्रक्चर में ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में फ्लॉकुलेटेड क्ले स्ट्रक्चर मोर रैंडम होते हैं और वेट ऑफ ऑप्टिमम में डिस्पर्स्ड क्ले स्ट्रक्चर मोर ओरिएंटेड होते हैं। दूसरा हमारा है पोर वाटर प्रेशर। पोर वाटर प्रेशर, इसमें जो है ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में लोअर पोर वाटर प्रेशर एट लो स्ट्रेंथ, यानी पोर वाटर प्रेशर में ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में लोअर पोर वाटर प्रेशर होता है एट लो स्ट्रेंथ पर, जबकि वेट ऑफ ऑप्टिमम में हाई पोर वेव प्रेशर होता है एट लो स्ट्रेंथ पर। अगला हमारा श्रिंकेज है। श्रिंकेज, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में श्रिंकेज लेस होता है। ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में श्रिंकेज लेस होता है, जबकि वेट ऑफ ऑप्टिमम में श्रिंकेज मोर होता है। अगला हमारा स्वेलिंग है। स्वेल, तो ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में स्वेलिंग ज़्यादा होती है, मोर स्वेलिंग होता है। वेट ऑफ ऑप्टिमम में लेस स्वेलिंग होता है। वेट ऑफ ऑप्टिमम में लेस स्वेलिंग होता है। नेक्स्ट हमारा है परमिबिलिटी। परमिबिलिटी, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में मोर परमिबिलिटी होती है। ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में मोर परमिबिलिटी होती है, जबकि वेट ऑफ ऑप्टिमम में लेस परमिबिलिटी होती है। अगला हमारा स्ट्रेंथ है। ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में हायर स्ट्रेंथ होती है, जबकि वेट ऑफ ऑप्टिमम में लोअर स्ट्रेंथ होती है। ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में हायर स्ट्रेंथ होती है, जबकि वेट ऑफ ऑप्टिमम में लोअर स्ट्रेंथ होती है। नेक्स्ट हमारा है सेटलमेंट। सेटलमेंट को समझेंगे हम लोग आगे। अगला हमारा सेटलमेंट है। तो प्राइमरी सेटलमेंट के लिए फार्मूला है। प्राइमरी सेटलमेंट के लिए फार्मूला है डेल्टा एच इज इक्वल टू ए वी इंटू डेल्टा सिग्मा बार अपन 1 प्लस ई नॉट इंटू एच नॉट इज इक्वल टू एम वी डेल्टा सिग्मा बार एच नॉट। ये हमारा प्राइमरी सेटलमेंट के लिए फार्मूला है। अगला हमारा सेकेंडरी कंसोलिडेशन है। सेकेंडरी कंसोलिडेशन, इसके लिए फार्मूला है डेल्टा एच इज इक्वल टू सी एस एच 100 सफिक्स में अपान 1 प्लस ई 100 लॉग 10 टी अपान टी 100। ये हमारा सेकेंडरी कंसोलिडेशन के लिए फार्मूला है। डेल्टा एच इज इक्वल टू सी एस एच 100 अपान 1 प्लस ई 100 लॉग 10 टी अपान टी 100 सफिक्स में। अगला हमारा है फॉर ओवर कंसोलिडेशन सॉइल। ओवर कंसोलिडेशन सॉइल के लिए हमारा फार्मूला है सेकेंडरी कंसोलिडेशन के लिए डेल्टा एच इज इक्वल टू सी एस एच नॉट अपान 1 प्लस ई नॉट लॉग 10 सिग्मा नॉट बार प्लस सिग्मा बार अपान सिग्मा नॉट बार। ये हमारा ओवर कंसोलिडेशन सॉइल के लिए सेकेंडरी कंसोलिडेशन के लिए फार्मूला है। नेक्स्ट हमारा है फार्मूला है डेल्टा एच अपान एच नॉट इज इक्वल टू डेल्टा ई अपान 1 प्लस ई नॉट। डेल्टा एच अपान एच नॉट इज इक्वल टू डेल्टा ई अपान 1 प्लस ई नॉट। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन के लिए फार्मूला। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन के लिए फार्मूला है सी वी इज इक्वल टू के अपान एम वी इंटू गामा डब्ल्यू। सी वी इज इक्वल टू के अपान एम वी इंटू गामा डब्ल्यू। सी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी वी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान लिक्विड लिमिट। सी वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है लिक्विड लिमिट के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के।
CB यानी कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लिक्विड लिमिट के और प्लास्टिसिटी इंडेक्स के, जबकि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। नेक्स्ट हमारा है टोटल सेटलमेंट। टोटल सेटलमेंट के लिए फार्मूला है ST इज इक्वल टू S इमीडिएट प्लस SP प्लस SS। ST इज इक्वल टू S इमीडिएट प्लस SP प्लस SS। नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास है डेल्टा H अपन H इज इक्वल टू डेल्टा V अपन V इज इक्वल टू डेल्टा E अपन 1 प्लस E नॉट इंटू 1 अपन डेल्टा सिग्मा बार। अगला फार्मूला है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी का। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी का फार्मूला है AV इज इक्वल टू E1 माइनस E2 अपान सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 इज इक्वल टू डेल्टा E अपान डेल्टा सिग्मा बार। ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी का फार्मूला है। नेक्स्ट हमारा है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन और कंप्रेशन इंडेक्स। अगला फार्मूला है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन का और कंप्रेशन इंडेक्स का। CC इज इक्वल टू होता है CC इज इक्वल टू E1 माइनस E2 अपॉन लॉग 10 सिग्मा 2 बार अपॉन सिग्मा 1 बार। CC इज इक्वल टू E1 माइनस E2 अपॉन लॉग 10 सिग्मा 2 बार अपॉन सिग्मा 1 बार। ये फार्मूला हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन और कंप्रेशन इंडेक्स का। आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास है कंप्रेशन इंडेक्स फॉर वेरियस टाइप ऑफ सॉइल। कंप्रेशन इंडेक्स फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल। अलग अलग टाइप की सॉइल के लिए कंप्रेशन इंडेक्स के फार्मूलाज दिए गए हैं। फर्स्ट हमारी सॉइल है अनडिस्टर्ब सॉइल, टर्जागी एंड पिक एम्पिरिकल इंडेक्स। अनडिस्टर्ब सॉइल, टर्जागी एंड पिक एम्पिरिकल इंडेक्स। फार्मूला दिया गया है CC इज इक्वल टू 0.009 WL माइनस 10। CC इज इक्वल टू 0.009 WL माइनस 10। CC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिक्विड लिमिट, यानी कंप्रेशन इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लिक्विड लिमिट के। अगला फार्मूला है हमारे पास रिमोल्डेड सॉइल के लिए। लो सेंसिटिविटी वाली सॉइल के लिए स्कैम्पटन फार्मूला भी कहते हैं इसे, स्कैम्पटन फार्मूला भी कहते हैं। CC इज इक्वल टू 0.007 WL माइनस 10। CC इज इक्वल टू 0.007 WL माइनस 10। ये हमारा रिमोल्डेड सॉइल या लो सेंसिटिविटी वाली सॉइल के लिए फार्मूला है, स्कैम्पटन फार्मूला। अगला हमारा है फॉर ऑल क्ले सॉइल्स, सभी क्ले सॉइल के लिए फार्मूला है CC इज इक्वल टू 1.15 ब्रैकेट में E नॉट माइनस 0.35। फॉर ऑल क्ले सॉइल्स के लिए फार्मूला है CC इज इक्वल टू 1.15 ब्रैकेट में E नॉट माइनस 0.35। अगला हमारा इनऑर्गेनिक कोहेसिव सॉइल के लिए फार्मूला है CC इज इक्वल टू 0.30 ब्रैकेट में E नॉट माइनस 0.27। CC इज इक्वल टू 0.30 ब्रैकेट में E नॉट माइनस 0.27। नेक्स्ट हमारा है ऑर्गेनिक सॉइल के लिए फार्मूला है CC इज इक्वल टू 1.15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 WC और 0.0115 WC। ऑर्गेनिक सॉइल के लिए फार्मूला है CC इज इक्वल टू 1.15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 WC और 0.0115 WC। ये फार्मूला है ऑर्गेनिक सॉइल के लिए। आगे हमारा है एक्सपेंशन या सॉइलिंग इंडेक्स। एक्सपेंशन इंडेक्स या सॉइलिंग इंडेक्स के लिए फार्मूला है एक्सपेंशन इंडेक्स या सॉइलिंग इंडेक्स के लिए फार्मूला है CE इज इक्वल टू डेल्टा E अपॉन लॉग 10 सिग्मा बार प्लस डेल्टा सिग्मा बार अपॉन सिग्मा बार। ये हमारा फार्मूला है एक्सपेंशन इंडेक्स या सॉइलिंग इंडेक्स का। अगला फार्मूला हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी का फार्मूला है MV इज इक्वल टू AV अपॉन 1 प्लस E नॉट। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी का फार्मूला है MV इज इक्वल टू AV अपॉन 1 प्लस E नॉट, जहाँ E नॉट हमारा इनिशियल वाइड रेशियो है, EO या E नॉट हमारा इनिशियल वाइड रेशियो है।
अगला हमारा कंप्रेशन मॉडुलस का फार्मूला है। कंप्रेशन मॉडुलस का फार्मूला है EC इज इक्वल टू 1/mb, यानी कंप्रेशन मॉडुलस इज इक्वल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी के। तो EC इज इक्वल टू 1/mv होता है। आगे हमारा है ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। OCR is equal to maximum effective stress applied in past upon existing effective stress। OCR यानी ओवर कंसोलिडेशन रेशियो इज इक्वल टू होता है मैक्सिमम इफेक्टिव स्ट्रेस अप्लाइड इन द पास्ट अपॉन एग्जिस्टिंग इफेक्टिव स्ट्रेस। आगे OCR, NC और UC के लिए वैल्यू दी गई है। ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए OCR की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए OCR की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए OCR की वैल्यू 1 होती है। नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए OCR की वैल्यू 1 होती है। अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए OCR की वैल्यू लेस देन 1 होती है। अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए OCR की वैल्यू लेस देन 1 होती है। आगे हमारा नोट पॉइंट है रेट ऑफ कंसोलिडेशन इंक्रीजेज विद टेम्परेचर इंक्रीजेस, यानी रेट ऑफ कंसोलिडेशन इंक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ। रेट ऑफ कंसोलिडेशन इंक्रीज होता है टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ। आगे हमारा डैम्पिंग रेशियो क्या होता है? डैम्पिंग रेशियो इज इक्वल टू होता है डैम्पिंग कोफिशिएंट अपॉन क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट। डैम्पिंग रेशियो इज इक्वल टू होता है डैम्पिंग कोफिशिएंट अपॉन क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट। नेक्स्ट हमारा टाइम फैक्टर। TV इज इक्वल टू CV इंटू 10/d²। टाइम फैक्टर के लिए फार्मूला है TV इज इक्वल टू CV इंटू T/d², जहाँ D इज इक्वल टू H फॉर वन वे ड्रेनेज। जहाँ D इज इक्वल टू H होता है वन वे ड्रेनेज के लिए, D इज इक्वल टू H/2 होता है टू वे ड्रेनेज के लिए। टाइम फैक्टर के लिए अगला फार्मूला हमारे पास है TV इज इक्वल टू π/4 इंटू U/100 का होल स्क्वायर। TV इज इक्वल टू π/4 ब्रैकेट में U/100 का होल स्क्वायर। इफ़ U इज लेस देन 60% या इक्वल टू 60%, अगर U हमारा 60% से कम है या 60% के बराबर है तो फार्मूला होगा TV इज इक्वल टू π/4 इंटू U/100 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा अगर U की वैल्यू ग्रेटर देन 60% है, है तब टाइम फैक्टर का फार्मूला है TV इज इक्वल टू 1.781 माइनस 0.933 log 10 ब्रैकेट में 100 माइनस U इन परसेंटेज। अगर U की वैल्यू ग्रेटर देन 60 है तब TV की टाइम फैक्टर का फार्मूला है TV इज इक्वल टू 1.781 माइनस 0.933 log 10 ब्रैकेट में 100 माइनस U इन परसेंटेज। ये हो गया फार्मूला। आगे U परसेंटेज में दिया गया है और TV की वैल्यू दी गई है। अगर U परसेंटेज 0 है तो TV की वैल्यू 0। अगर 50% है, U परसेंटेज 50% है तो TV की वैल्यू होगी 0.196। अगर U परसेंटेज 50% है तो TV की वैल्यू 0.196 होगा। अगर 60% है तब TV की वैल्यू 0.287 होगी। अगर U परसेंटेज की वैल्यू 90% है तब TV की वैल्यू 0.848 होगी। आगे फार्मूला दिया गया है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के लिए, यानी U परसेंटेज के लिए। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन यानी U परसेंटेज, तो इसके लिए फार्मूला है डेल्टा H स्मॉल अपॉन डेल्टा H कैपिटल इंटू 100। डेल्टा H स्मॉल अपॉन डेल्टा H कैपिटल इंटू 100। आगे मेथड्स टू फाइंड CV।
CV को फाइंड करने के लिए फार्मूले हैं। CV को फाइंड करने के लिए फार्मूले दिए गए हैं। स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड, लॉगरिथम ऑफ टाइम फिटिंग मेथड, दो मेथड दिए गए हैं CV को फाइंड करने के लिए। एक हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड, दूसरा है लॉगरिथम ऑफ टाइम फिटिंग मेथड। तो TV इज इक्वल टू होता है T90 इंटू डी स्क्वायर अपन कैपिटल T90 इंटू डी स्क्वायर अपन स्मॉल T90। स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड में TV CV इज इक्वल टू फार्मूला है CV यानी कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन के लिए फार्मूला है, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन यानी CV के लिए फार्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग। CV इज इक्वल टू कैपिटल T90 इंटू डी स्क्वायर अपॉन स्मॉल T90। दूसरा CV यानी कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन के लिए दूसरा फार्मूला हमारे पास है लॉगरिथम ऑफ टाइम फिटिंग मेथड। CV इज इक्वल टू कैपिटल T50 इंटू डी स्क्वायर अपॉन स्मॉल T50, कैपिटल T50 इंटू डी स्क्वायर अपॉन स्मॉल T50। ये दोनों फार्मूले हो गए कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन यानी CV के लिए। आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास है कंसोलिडेशन टर्मिनोलॉजी एंड थियरी यूनिट, कोफिशिएंट नहीं कंसोलिडेशन टर्मिनोलॉजी एंड थियरी यूनिट। टर्मिनोलॉजी उनकी यूनिट दी गई है, बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत बार पूछी गई है। तो पहला हमारा है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, ये यूनिट लेस होता है। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन यूनिट लेस होता है। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन यूनिट लेस होता है। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर प्रति किलो न्यूटन। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी के लिए फार्मूला होता है, यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। यानी कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी और वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी दोनों की यूनिट सेम होती है, मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। अगला हमारा है कंप्रेशन मॉडुलस। कंप्रेशन मॉडुलस का किलो न्यूटन, कंप्रेशन मॉडुलस की यूनिट होती है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कंप्रेशन मॉडुलस की यूनिट होती है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन के लिए यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन यूनिट लेस होता है। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन यूनिट लेस होता है। आगे हमारे पास है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉइल। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉइल, intensity of vertical stress of the soil just below the load point। stress distribution in soil, तो intensity of vertical stress of the soil just below the load point। तो intensity of vertical stress की intensity just below the load point क्या होती है, उसके लिए फार्मूला है सिग्मा जेड इज इक्वल टू 0.4775 Q upon Z स्क्वायर। सिग्मा जेड इज इक्वल टू 0.4775 Q upon Z स्क्वायर। आगे हमारे पास है बूजनिक इक्वेशन आइसोट्रोपिक सॉइल के लिए। बूजनिक इक्वेशन आइसोट्रोपिक सॉइल के लिए है सिग्मा जेड बी इज इक्वल टू 3/2 Q upon Z स्क्वायर इंटू 1 अपान ब्रैकेट में 1 प्लस R अपान Z का होल स्क्वायर टोटल का होल 5/2 इज इक्वल टू KB इंटू Q अपॉन Z स्क्वायर इज इक्वल टू 0.4775 Q अपॉन Z स्क्वायर। तीन फार्मूले हैं एक ही में। पहला है सिग्मा जेड बी इज इक्वल टू 3/2 इंटू Q अपॉन Z स्क्वायर इंटू 1 अपान ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन Z का होल स्क्वायर टोटल ब्रैकेट की पावर 5/2 इज इक्वल टू KB इंटू Q अपॉन Z स्क्वायर इज इक्वल टू 0.4775 Q अपॉन Z स्क्वायर। आगे हमारे पास है वेस्टरगार्ड इक्वेशन।
आगे हमारे पास है वेस्टरगार्ड्स इक्वेशन। वेस्टरगार्ड्स इक्वेशन सुटेबल फॉर स्ट्रेटिफाइड एंड एनआइसोट्रोपिक सॉइल। वेस्टरगार्ड इक्वेशन सुटेबल होती है स्ट्रेटिफाइड एंड एनआइसोट्रोपिक सॉइल के लिए। फार्मूला है सिग्मा जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 अपान पाई इंटू क्यू अपान जेड स्क्वायर, 1 अपान पाई इंटू क्यू अपान जेड स्क्वायर इंटू 1 अपान ब्रैकेट में 1 + 2 आर बाई जेड का स्क्वायर होल टोटल का स्क्वायर 3/2 इज इक्वल टू के डब्ल्यू इंटू क्यू अपान जेड स्क्वायर। सिग्मा जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 अपान पाई इंटू क्यू अपान जेड स्क्वायर इंटू 1 अपान ब्रैकेट में 1 + 2 आर बाई जेड का होल स्क्वायर टोटल की पावर 3/2 इंटू के डब्ल्यू क्यू अपान जेड स्क्वायर, जहाँ के डब्ल्यू वेस्टरगार्ड्स इक्वेशन फैक्टर है। आगे हमारे पास है न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट। न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट, इस पे फार्मूला होता है इंटेंसिटी ऑफ वर्टिकल स्ट्रेस के लिए। इसमें फार्मूला होता है सिग्मा जेड इज इक्वल टू 1 अपान एम एन इंटू क्यू इंटू एन। सिग्मा जेड इज इक्वल टू 1 अपान एम इंटू एन इंटू स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल एन, जहाँ एम हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल्स हैं। एम जो है नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल्स हैं। एन नंबर ऑफ रेडियल लाइन्स है। एन इक्विवेलेंट नंबर ऑफ एरियाज है। क्यू इंटेंसिटी ऑफ लोड है। नॉर्मली एम की वैल्यू 10 होती है और एन की वैल्यू 20 होती है। आगे हमारे पास है वर्टिकल स्ट्रेस बिलो द सेंटर ऑफ द सर्कुलर एरिया। वर्टिकल स्ट्रेस बिलो द सेंटर ऑफ द सर्कुलर एरिया के लिए फार्मूला है सिग्मा जेड इज इक्वल टू क्यू अपान 20 ब्रैकेट में 1 अपान 1 प्लस आर बाई जेड का होल स्क्वायर टोटल की पावर 3/2 इज इक्वल टू आई एफ इंटू क्यू। सिग्मा जेड इज इक्वल टू आई सफिक्स में एस इंटू क्यू। आगे चलते हैं। आगे फार्मूला हमारे पास है सिग्मा जेड इज इक्वल टू आई सफिक्स में एफ इंटू क्यू इंटू एन। सिग्मा जेड इज इक्वल टू आई सफिक्स में एफ इंटू क्यू इंटू एन। आई एफ इज इक्वल टू 1 अपान एम एन इज इक्वल टू 1 अपान 20 इंटू 10 इज इक्वल टू 0.005, जहाँ आई एफ इन्फ्लुएंस फैक्टर है। क्यू इंटेंसिटी ऑफ लोड है। एन टोटल नंबर ऑफ सेक्टोरियल एरियाज ऑफ न्यूमार्क्स चार्ट है। एन टोटल नंबर ऑफ सेक्टोरियल एरियाज ऑफ न्यूमार्क्स चार्ट से आई एफ यानी इन्फ्लुएंस फैक्टर की वैल्यू होती है 0.005। इन्फ्लुएंस फैक्टर की वैल्यू होती है 0.005। नेक्स्ट हमारा शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल है। शियर स्ट्रेंथ इज द कैपेसिटी टू रेजिस्ट शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेंथ क्या होती है, कैपेसिटी होती है शियर स्ट्रेस को रेजिस्ट करने की। शियर स्ट्रेस को रेजिस्ट करने की कैपेसिटी होती है। पहला हमारा कूलम्ब्स हाइपोथेसिस, इनके अकॉर्डिंग फार्मूला है टाउ एफ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा 10 फाई। टाउ एफ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा 10 फाई। टाउ एफ इज इक्वल टू सी डैश प्लस सिग्मा बार 10 फाई बार। दो फार्मूले हैं कूलम्ब्स हाइपोथेसिस में। पहला हमारा टाउ एफ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा 10 फाई अपॉन, पहला फार्मूला हो गया। दूसरा है टाउ एफ इज इक्वल टू सी डैश प्लस सिग्मा बार 10 फाई डैश, जहाँ सी हमारा क्या है, आर टोटल स्ट्रेस पैरामीटर, सी टोटल स्ट्रेस पैरामीटर है, सी डैश इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर है। शियर स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सॉइल। शियर स्ट्रेंथ टेस्ट सॉइल पे दो तरह के होते हैं, एक लेबोरेटरी होता है, दूसरा फील्ड टेस्ट होता है। शियर स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सॉइल दो तरह के होते हैं, एक लेबोरेटरी टेस्ट, दूसरा फील्ड टेस्ट। इन दोनों टेस्ट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। लेबोरेटरी टेस्ट में 3 टेस्ट होते हैं और फील्ड टेस्ट में 5 टेस्ट होते हैं। इन सबको डिटेल में देखेंगे हम लोग।
तो लेबोरेटरी टेस्ट 3 होते हैं, कौन कौन से? एक होता है डायरेक्ट शियर टेस्ट, दूसरा होता है ट्राई एक्सियल कंप्रेशन टेस्ट, थर्ड होता है हमारे पास अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। ये 3 टेस्ट होते हैं हमारे लेबोरेटरी टेस्ट। 5 टेस्ट होते हैं हमारे पास फील्ड टेस्ट, कौन कौन से? वेन शियर टेस्ट, एसपीटी टेस्ट, मैकिन्टोश या जेकेआर प्रोब टेस्ट, ये फील्ड टेस्ट है। अगला है डच कोन पेनिट्रोमीटर टेस्ट, चौथा है, पांचवा हमारे पास है पिक्सो कोन टेस्ट। इन सब टेस्ट को एक एक करके समझेंगे। पहले समझेंगे हम लोग लेबोरेटरी टेस्ट, उसके बाद फील्ड टेस्ट। चलते हैं लेबोरेटरी टेस्ट पर। पहला टेस्ट हमारा डायरेक्ट शियर टेस्ट। Shear applied at constant rate of strain and stress distribution is non-uniform. Shear shear applied at constant rate of strain, shear को एक constant rate से अप्लाई किया जाता है and stress distribution is non-uniform. यानी डायरेक्ट shear टेस्ट में स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होता है। इफेक्टिव स्ट्रेस एंड टोटल स्ट्रेस आर सेम। तो डायरेक्ट शियर टेस्ट में इफेक्टिव स्ट्रेस और टोटल स्ट्रेस सेम होता है। यूज्ड फॉर फ्री ड्रेनिंग सॉइल, सैंड, ग्रेवल एंड नॉट फॉर क्ले। डायरेक्ट शियर टेस्ट का यूज़ किया जाता है फ्री ड्रेनिंग सॉइल, सैंड और ग्रेवल के लिए। क्ले के लिए डायरेक्ट शियर टेस्ट नहीं होता है। शियर प्लेन इज प्री डिटरमाइंड एंड ऑलवेज हॉरिजेंटल। डायरेक्ट शियर टेस्ट में शियर प्लेन प्री डिटरमाइंड होता है, यानी पहले से पता होता है, ऑलवेज हॉरिजेंटल होता है। डायरेक्ट शियर टेस्ट में शियर प्लेन पहले से डिफाइंड होता है, डिटरमाइन होता है और हमेशा हॉरिजेंटल होता है। अब चलते हैं दूसरे टेस्ट पर। दूसरा टेस्ट हमारा है ट्राई एक्सियल टेस्ट। ड्रेनेज कैन बी कंट्रोल्ड, यानी ट्राई एक्सियल टेस्ट में ड्रेनेज को कंट्रोल किया जा सकता है। पोर वाटर प्रेशर वॉल्यूम चेंजेस मेजर्ड, पोर वाटर प्रेशर और वॉल्यूम चेंजेस को मेजर किया जा सकता है। एक्सियल स्ट्रेन, डेविएटर स्ट्रेस आर डिटरमाइंड। इसमें ट्राई एक्सियल टेस्ट में एक्सियल स्ट्रेन और डेविएटर स्ट्रेस डिटरमाइन होता है। सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल, ट्राई एक्सियल टेस्ट सभी टाइप की सॉइल के लिए सुटेबल होता है। ट्राई एक्सियल टेस्ट सभी प्रकार की सॉइल के लिए सुटेबल होता है। इन सॉइल एक्सियल स्ट्रेस प्रोड्यूस शियर स्ट्रेस ऑन ऑल प्लेन्स एक्सेप्ट हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। Soil axial stress produce shear stress on all planes, यानी shear stress सभी planes पर प्रोड्यूस होती है हॉरिजेंटल और वर्टिकल को छोड़कर। तो दूसरा टेस्ट हो गया। चलते हैं तीसरे टेस्ट पर। तीसरा टेस्ट हमारा है अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। कैन बी कंट्रोल्ड इन फील्ड इजिली, कैन बी कंडक्टेड इन फील्ड इजिली। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट को फील्ड में इजीली कंडक्ट किया जा सकता है। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट को फील्ड में इजीली कंडक्ट किया जा सकता है। यूज्ड टू टेस्ट कोहेसिव सॉइल, रैपिड असेसमेंट ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल फॉर क्ले क्लासिफिकेशन एंड फाइन सेंसिटिविटी ऑफ क्ले सॉइल। यानी अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट यूज़ किया जाता है कोहेसिव सॉइल के लिए, रैपिड असेसमेंट ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल फॉर क्ले क्लासिफिकेशन के लिए एंड फाइन सेंसिटिविटी ऑफ क्ले सॉइल्स। क्ले सॉइल की सेंसिटिविटी को फाइंड करने के लिए अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट किया जाता है। ये खत्म हुए हमारे लेबोरेटरी टेस्ट। चलते हैं आगे फील्ड टेस्ट पर। फील्ड टेस्ट में पहला हमारे पास है वेन शियर टेस्ट। वेन शियर टेस्ट सुटेबल फॉर प्लास्टिक कोहेसिव सॉइल
विच इज़ वेरी सेंसिटिव। वेंस ये टेस्ट सुटेबल होता है प्लास्टिक कोहेसिव सॉइल के लिए जो बहुत सेंसिटिव होती है। वेंस ये टेस्ट सुटेबल होता है प्लास्टिक कोहेसिव सॉइल के लिए विच इज़ वेरी सेंसिटिव, जो कि बहुत सेंसिटिव होती है। व्हेन टॉप एंड बॉटम एंड सीयर द सॉइल, व्हेन टॉप एंड बॉटम एंड्स सीयर द सॉइल, तब उसके लिए शेयर स्ट्रेंथ है, उसके लिए शेयर स्ट्रेंथ है टाउ एफ इज इक्वल टू कैपिटल टी अपान पाई डी स्क्वायर ब्रैकेट में एच अपान 2 प्लस डी बाई 6। टाउ एफ इज इक्वल टू कैपिटल टी अपान पाई डी स्क्वायर एच अपान 2 प्लस डी बाई 6। कब? जब हमारा टॉप और बॉटम एंड सीयर द सॉइल। अगला हमारे पास है वो, अगला है इसी का नेक्स्ट पार्ट। व्हेन ओनली बॉटम एंड सीयर द सॉइल, जब बॉटम एंड, जब केवल बॉटम एंड शेयर द सॉइल, यानी केवल बॉटम एंड शेयर करेगा सॉइल में, शेयर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू होता है टाउ एफ इज इक्वल टू होता है कैपिटल टी अपान पाई डी स्क्वायर, टाउ एफ इज इक्वल टू कैपिटल टी अपान पाई डी स्क्वायर एच अपान 2 प्लस डी बाई 12, डी बाई 12, यानी टॉप और बॉटम दोनों होगा तो हमारा डी बाई 6 होगा। अगर टॉप और बॉटम दोनों है तो डी बाई 6 होगा, अगर केवल बॉटम है तो डी बाई 12 होगा। आगे हमारे पास है सी डी टेस्ट, यानी कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट ये हमारा दूसरा हो गया था, ये तीसरा होगा कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट CD। इसमें क्या होता है? ड्रेनेज अलाउड इन बोथ स्टेजेस। CD यानी कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट में ड्रेनेज अलाउ होता है दोनों साइड में, ड्रेनेज अलाउ होता है बोथ स्टेजेस, दोनों स्टेज में ड्रेनेज अलाउ होता है। इट टेक्स लॉन्ग टाइम एंड यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ ग्रेजुअल लोडिंग कंडीशन। ये लंबा समय लेता है, कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट लंबा समय लेता है और एनालिसिस किया जाता है किसका? ग्रेजुअल लोडिंग कंडीशन में। इट टेक्स लॉन्ग टाइम एंड यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ ग्रेजुअल लोडिंग कंडीशन, इसका यूज़ किया जाता है एनालिसिस ऑफ ग्रेजुअल लोडिंग कंडीशन के लिए। नेक्स्ट हमारा है CU टेस्ट, यानी कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट। कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट यानी CU टेस्ट, इसको S टेस्ट भी बोलते हैं। जो CU टेस्ट है यानी कंसोलिडेटेड ड्रेन अनड्रेन टेस्ट है, इसको S टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? ड्रेनेज अलाउड इन फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट स्टेज में। CU टेस्ट में केवल फर्स्ट स्टेज में ड्रेनेज अलाउ होता है। डन फॉर चेक स्टेबिलिटी अंडर सडन अनलोडिंग, इसको किया जाता है किसके लिए? टू चेक फॉर चेक स्टेबिलिटी अंडर सडन अनलोडिंग, सडन अनलोडिंग के स्थिति में स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए CU टेस्ट किया जाता है। डन फॉर चेक स्टेबिलिटी अंडर सडन अनलोडिंग, स्टेबिलिटी चेक करने के लिए कब? अंडर सडन अनलोडिंग, सडन अनलोडिंग में स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए CU टेस्ट किया जाता है। ये हो गया 4th नंबर हमारा। लास्ट हमारा है 5वां नंबर। 5वां है UU टेस्ट, यानी अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट या क्विक टेस्ट। दो चीज़ें याद करने वाली हैं, यानी CU टेस्ट को S टेस्ट भी बोलते हैं, CU टेस्ट को S टेस्ट भी बोलते हैं और UU टेस्ट को क्विक टेस्ट भी बोलते हैं। तो UU टेस्ट यानी अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट या क्विक टेस्ट। ड्रेनेज नॉट अलाउड इन एनी स्टेज, यानी UU टेस्ट में किसी भी कंडीशन में किसी भी स्टेज में ड्रेनेज अलाउ नहीं होता है। UU टेस्ट में किसी भी स्टेज में ड्रेनेज अलाउ नहीं होता है। सुटेबल फॉर सैचुरेटेड क्ले सब्जेक्टेड फास्ट लोडिंग रेट, सुटेबल फॉर सैचुरेटेड क्ले इज सब्जेक्टेड फास्ट लोडिंग रेट। UU टेस्ट सुटेबल होता है सैचुरेटेड क्ले के लिए और सब्जेक्टेड टू फास्ट लोडिंग रेट, फास्ट लोडिंग रेट के सब्जेक्टेड होता है और सैचुरेटेड क्ले के लिए सुटेबल होता है UU टेस्ट।
तो 3 बातें हो गई, CD टेस्ट, CO टेस्ट, UE टेस्ट में। CD टेस्ट में क्या होता है, CD टेस्ट में ड्रेनेज अलाउ होता है दोनों स्टेजेस में। CD टेस्ट में ड्रेनेज अलाउ होता है दोनों स्टेज में। CO टेस्ट में केवल एक स्टेज में ड्रेनेज अलाउ होता है। UE टेस्ट में किसी भी स्टेज में ड्रेनेज अलाउ नहीं होता है। CD टेस्ट लॉन्ग टाइम लेता है और ग्रेजुअल लोडिंग कंडीशन को एनालिसिस करने के लिए यूज़ किया जाता है। CD टेस्ट यानी कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट लंबा समय लेता है और यूज़ किया जाता है ग्रेजुअल लोडिंग कंडीशन को एनालिसिस करने के लिए। CO टेस्ट सडन अनलोडिंग में स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए किया जाता है। CO टेस्ट सडन अनलोडिंग में स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए किया जाता है। UE टेस्ट फास्ट लोडिंग रेट के लिए सैचुरेटेड क्ले के लिए किया जाता है। UE टेस्ट फास्ट लोडिंग रेट और सैचुरेटेड क्ले के लिए किया जाता है। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट कंडीशन फॉर शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस के लिए टेस्ट कंडीशंस क्या क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। टेस्ट कंडीशन फॉर शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस के लिए टेस्ट कंडीशंस हैं, उनके बारे में देखेंगे। पहला हमारी है ड्रेन्ड कंडीशन। पहली है ड्रेन्ड कंडीशन, फिर अनड्रेन्ड कंडीशन, फिर हमारी अनड्रेन्ड कंडीशन, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो ड्रेन कंडीशन क्या होता है इसको समझेंगे। इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन स्टेबिलिटी इज चेक्ड। ड्रेन कंडीशन में इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन स्टेबिलिटी चेक की जाती है। ड्रेन कंडीशन में इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस किया जाता है और पोस्ट कंस्ट्रक्शन स्टेबिलिटी चेक की जाती है। ये हमारा ड्रेन कंडीशन की बात हो गई। अब आते हैं अनड्रेन्ड कंडीशन विद पॉजिटिव पोर वाटर प्रेशर। अनड्रेन्ड कंडीशन विद पॉजिटिव पोर वाटर प्रेशर, इसमें क्या होता है, टोटल स्ट्रेस एनालिसिस किया जाता है एंड स्टेबिलिटी शुड बी चेक्ड इमीडिएटली आफ्टर कंस्ट्रक्शन। अनड्रेन्ड कंडीशन पॉजिटिव पोर प्रेशर की कंडीशन में टोटल स्ट्रेस का एनालिसिस किया जाता है और स्टेबिलिटी शुड बी चेक्ड इमीडिएटली आफ्टर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के तुरंत बाद स्टेबिलिटी को चेक किया जाता है। अनड्रेन्ड कंडीशन पॉजिटिव पोर वाटर प्रेशर में टोटल स्ट्रेस का एनालिसिस किया जाता है और कंस्ट्रक्शन के तुरंत बाद स्टेबिलिटी को चेक किया जाता है। अगला हमारा अनड्रेन्ड कंडीशन विद नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर। अनड्रेन्ड कंडीशन विद नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर, इसमें क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस का एनालिसिस किया जाता है। इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी शुड बी चेक्ड। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को चेक किया जाता है। तो 3 बातें हो गई, एक हो गया ड्रेन्ड कंडीशन में, दूसरा अनड्रेन्ड कंडीशन विद पॉजिटिव पोर वाटर प्रेशर, थर्ड अनड्रेन्ड कंडीशन विद नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर। तो पहले में क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस किया जाता है। पहले में इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस किया जाता है, दूसरे में टोटल स्ट्रेस का एनालिसिस किया जाता है, तीसरे में इफेक्टिव स्ट्रेस का एनालिसिस किया जाता है। फिर पहले में पोस्ट कंस्ट्रक्शन स्टेबिलिटी चेक की जाती है। ड्रेन कंडीशन में पोस्ट कंस्ट्रक्शन यानी कंस्ट्रक्शन के बाद स्टेबिलिटी को चेक किया जाता है। इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस और पोस्ट कंस्ट्रक्शन स्टेबिलिटी यानी कंस्ट्रक्शन के बाद स्टेबिलिटी चेक की जाती है। अनड्रेन्ड कंडीशन विद पॉजिटिव पोर वाटर प्रेशर, इसमें जो टोटल स्ट्रेस एनालिसिस की जाती है। पॉजिटिव में टोटल स्ट्रेस एनालिसिस की जाती है और स्टेबिलिटी शुड बी चेक्ड इमीडिएट आफ्टर कंस्ट्रक्शन यानी कंस्ट्रक्शन के तुरंत बाद स्टेबिलिटी को चेक किया जाता है अनड्रेन्ड कंडीशन विद पॉजिटिव पोर वाटर प्रेशर में। थर्ड में क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस होता है नेगेटिव कंडीशन में और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी शुड बी चेक्ड। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को चेक किया जाता है। लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी को चेक किया जाता है कब, अनड्रेन्ड कंडीशन नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर की कंडीशन में। आगे बढ़ते हैं।
डिफरेंस बिटवीन कूलम्ब्स एंड रैंकाइन थ्योरी। कूलम्ब और रैंकाइन की थ्योरी में क्या क्या अंतर है, इसको हम लोग डिटेल से देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन कूलम्ब्स एंड रैंकाइन्स थ्योरी। क्या क्या अंतर होता है कूलम्ब और रैंकाइन की थ्योरी में, इसको हम लोग देखेंगे। ये कूलम्ब्स थ्योरी के टॉपिक हैं और ये पॉइंट हैं, और ये रैंकाइन थ्योरी के पॉइंट हैं। कूलम्ब्स कंसिडर्स ए रिटर्निंग वॉल एंड द बैकफिल एज ए सिस्टम। कूलम्ब ने कंसिडर किया एक रिटर्निंग वॉल को और एक बैकफिल को एज ए सिस्टम के रूप में। रैंकाइन डज नॉट कंसिडर इट। रैंकाइन ने इसको कंसिडर नहीं किया, यानी कूलम्ब ने कंसिडर किया एक रिटर्निंग वॉल एंड बैकफिल एज ए सिस्टम। रैंकाइन ने इसको कंसिडर नहीं किया। दूसरी बात क्या है, द बैक ऑफ द वॉल कैन बी इंक्लाइंड और वर्टिकल। कूलम्ब ने माना द बैक ऑफ द वॉल कैन बी इंक्लाइंड और वर्टिकल। जो वॉल का बैक है इंक्लाइंड या वर्टिकल हो सकता है। रैंकाइन ने क्या माना, रैंकाइन वॉल इज वर्टिकल। रैंकाइन ने वॉल को केवल वर्टिकल माना, जबकि कूलम्ब ने वर्टिकल और इंक्लाइंड दोनों माना। थर्ड हमारा बैक ऑफ द रिटर्निंग वॉल इज रफ। कूलम्ब ने माना कि रिटर्निंग वॉल का जो बैक होगा वो रफ होगा। बैक ऑफ द रिटर्निंग वॉल इज रफ, जबकि रैंकाइन ने स्मूथ माना। बैक ऑफ रिटर्निंग वॉल इज स्मूथ। रैंकाइन ने स्मूथ माना, कूलम्ब ने रफ माना। बैकफिल सरफेस में प्लेन और कर्व्ड। कूलम्ब ने माना कि बैकफिल का जो सरफेस है प्लेन या कर्व कुछ भी हो सकता है। रैंकाइन ने माना दिस थ्योरी अलाउज ओनली फॉर ए प्लेन सरफेस। रैंकाइन ने सरफेस को केवल प्लेन माना। रैंकाइन ने बैकफिल सरफेस को केवल प्लेन माना, जबकि कूलम्ब ने कहा कि प्लेन या कर्व कुछ भी हो सकता है। प्लेन भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। मोर रेशनल एंड डिफिकल्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। कूलम्ब की थ्योरी ज़्यादा रेशनल है और डिफ़िकल्ट है सॉल्व करने के लिए समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को। रिलेटिवली सिंपल एंड हैंस इज़ मोर कॉमनली यूज्ड। कूलम्ब की तुलना में रैंकाइन की थ्योरी सरल है, इसीलिए ज़्यादा यूज होती है। कूलम्ब की तुलना में रैंकाइन की थ्योरी ज़्यादा सरल है और इसीलिए ज़्यादा यूज होती है। नॉट सुटेबल फॉर पैसिव अर्थ प्रेशर। कूलम्ब की थ्योरी पैसिव अर्थ प्रेशर के लिए सुटेबल नहीं है। कूलम्ब की थ्योरी पैसिव अर्थ प्रेशर के लिए सुटेबल नहीं है, जबकि रैंकाइन की थ्योरी एक्टिव अर्थ प्रेशर के लिए सुटेबल है। सुटेबल फॉर एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर, यानी रैंकाइन की थ्योरी एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर दोनों के लिए सुटेबल है। रैंकाइन की थ्योरी एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर दोनों के लिए सुटेबल है। कूलम्ब की थ्योरी पैसिव के लिए सुटेबल नहीं है। कूलम्ब की थ्योरी पैसिव अर्थ प्रेशर के लिए सुटेबल नहीं है। वेज फेलियर इज कंसिडर्ड। कूलम्ब की थ्योरी में वेज फेलियर को कंसिडर किया जाता है। कूलम्ब की थ्योरी में वेज फेलियर को कंसिडर किया जाता है। एलिमेंटल फेलियर कंसिडर्स, जबकि रैंकाइन की थ्योरी में एलिमेंटल फेलियर को कंसिडर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और उसके बाद एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखते हैं क्या होता है। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, मिनिमम एंगल ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन विच causes an object to slide down on the plane। एंगल ऑफ रिपोज मिनिमम एंगल होता है। एंगल ऑफ रिपोज इज मिनिमम एंगल ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन। एक इंक्लाइंड प्लेन का मिनिमम एंगल होता है विच causes an object to slide down on the plane। यानी एंगल ऑफ रिपोज एक इंक्लाइंड प्लेन का मिनिमम एंगल होता है जिसके कारण एक ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है प्लेन पर, स्लाइड डाउन होता है प्लेन पर। ये हो गया एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड रिजल्टेंट फोर्स
between friction and normal reactions forces when object just begins to move along surface। यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड रिजल्टेंट फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स के बीच जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स व्हेन ऑब्जेक्ट जस्ट बिगिंस टू मूव अलोंग सरफेस, यानी जब ऑब्जेक्ट जस्ट मूव करता है अलोंग सरफेस के उस टाइम पे जो नॉर्मल रिएक्शन है और जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है और जो रिजल्टेंट फोर्स है उसके बीच लगने वाला जो फ्रिक्शन है वही हमारा एंगल, जिस एंगल पर फ्रिक्शन लगेगा वही हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाएगा। आगे हमारा एक्टिव अर्थ प्रेशर। एक्टिव अर्थ प्रेशर मिनिमम प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉइल ऑन द रिटेनिंग वॉल। एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होता है? मिनिमम प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉइल ऑन द रिटेनिंग वॉल। सॉइल के द्वारा जो मिनिमम फोर्स लगाया जाता है और रिटेनिंग वॉल पर वही हमारा एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है। मिनिमम प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉइल ऑन द रिटेनिंग वॉल, यानी सॉइल के द्वारा रिटेनिंग वॉल पर लगाया गया मिनिमम प्रेशर फोर्स हमारा एक्टिव अर्थ प्रेशर कहलाता है। एक्टिव अर्थ प्रेशर के लिए फार्मूला है पी ए इज इक्वल टू हाफ के ए इंटू गामा एच स्क्वायर माइनस 2c अंडर रूट के इंटू एच। फार्मूला है एक्टिव अर्थ प्रेशर के लिए। एक्टिव अर्थ प्रेशर के लिए पी ए इज इक्वल टू हाफ के ए इंटू गामा एच स्क्वायर माइनस 2c अंडर रूट के इंटू एच। एक्टिव अर्थ प्रेशर की यूनिट होती है किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। आगे फार्मूला दिया गया है के ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन फाइव अपन 1 प्लस साइन फाइव। के ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ब्रैकेट में 45 डिग्री माइनस 5/2। नेक्स्ट है के ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ब्रैकेट में 45 डिग्री प्लस 5/2। के ई की वैल्यू लेस देन 1 होती है इज इक्वल टू 1 होती है। के ई की वैल्यू लेस देन 1 इज इक्वल टू 1 होती है। दूसरा हमारा पैसिव अर्थ प्रेशर है। पैसिव अर्थ प्रेशर के लिए फार्मूला है पीपी इज इक्वल टू हाफ के पी इंटू गामा एच स्क्वायर। पीपी इज इक्वल टू हाफ के पी इंटू गामा एच स्क्वायर प्लस 2c अंडर रूट के पी इंटू एच। के पी इज इक्वल टू 1 प्लस साइन फाइव अपन 1 माइनस साइन फाइव। के पी इज इक्वल टू 1 प्लस साइन फाइव अपन 1 माइनस साइन फाइव इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ब्रैकेट में 45 डिग्री प्लस 5/2 इज इक्वल टू 1 अपन के। के पी इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 5/2। के पी की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है। के पी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। अर्थ प्रेशर एट रेस्ट के लिए फार्मूला है पी नॉट या पी जीरो इज इक्वल टू हाफ के नॉट गामा एच स्क्वायर। पी जीरो या पी नॉट इज इक्वल टू हाफ के नॉट गामा एच स्क्वायर। के नॉट की वैल्यू होती है के जीरो की वैल्यू होती है म्यू अपान वन माइनस म्यू। के नॉट की वैल्यू होती है म्यू अपान 1 माइनस म्यू। के नॉट इज इक्वल टू म्यू अपान 1 माइनस म्यू फॉर कोहेशनलेस सॉइल के लिए। आगे नोट पॉइंट है हमारे लिए अर्थ प्रेशर एट रेस्ट पी नॉट। के नॉट इज ग्रेटर देन के पी इज ग्रेटर देन के ए। के नॉट ग्रेटर देन होता है के पी से, के पी ग्रेटर देन होता है के ए से। आगे हमारा रिटेनिंग वॉल विद इंक्लाइंड बैकफिल। रिटेनिंग वॉल विद इंक्लाइंड बैकफिल के लिए फार्मूला है के ए का फार्मूला है ब्रैकेट में कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा माइनस अंडर रूट कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाइव अपॉन कॉस बीटा प्लस अंडर रूट कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाइव। आगे हमारे पास के पी के लिए फार्मूला है के पी इक्वल टू होता है ब्रैकेट में कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा प्लस अंडर रूट कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाइव अपॉन कॉस बीटा माइनस अंडर रूट कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाइव। आगे एम्पेरिकल फार्मूला दिया गया है के ए के लिए के ए के लिए एम्पेरिकल फार्मूला है कोहेशनलेस और एनसी के लिए फार्मूला है एज पर जैकी के अनुसार के नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन अल्फा।
के नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन फाई, अल्फा नहीं फाई। एज पर जैकी के नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन फाई। एज पर ब्रोकर, ब्रोकर के अनुसार क्या है, एज पर ब्रोकर के नॉट इज इक्वल टू 0.95, के नॉट इज इक्वल टू 0.95 माइनस साइन फाई प्लस 0.15, के नॉट इज इक्वल टू 0.95 माइनस साइन फाई प्लस 0.15, ये ब्रोकर के अकॉर्डिंग है। एनसी क्ले यानी नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले के लिए एज पर अल्पान, अल्पान के अनुसार फार्मूला है, एज पर अल्पान, अल्पान के लिए फार्मूला है के नॉट इज इक्वल टू 0.19 प्लस 0.233 log 10 PI, के नॉट इज इक्वल टू 0.19 प्लस 0.233 log 10 PI। फॉर ओसी से ले, फॉर ओसी सॉइल यानी ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए फार्मूला है ओवर कंसोलिडेशन, कंसोलिडेटेड सॉइल की फार्मूला है के नॉट ओ सी इज इक्वल टू के नॉट एन सी इंटू अंडर रूट ओ सी आर। फॉर ओ सी सॉइल के लिए फार्मूला है के नॉट ओ सी इज इक्वल टू के नॉट एन सी इंटू अंडर रूट ओ सी आर, के नॉट ओ सी इज इक्वल टू के नॉट एन सी इंटू अंडर रूट ओ सी आर। ओ सी आर मतलब ओवर कंसोलिडेशन रेशियो, ओ सी आर इज इक्वल टू ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। एन सी क्या है, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल, ओ सी के लिए ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल, ओ सी के लिए ओवर कंसोलिडेटेड, एन सी के लिए नॉर्मली कंसोलिडेटेड। यहाँ पी आई क्या है, पी आई प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, पी आई क्या है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स है। आगे क्या, के नॉट फॉर डेंस सैंड इज लेसर देन दैट ऑफ लूज सैंड, के नॉट फॉर डेंस सैंड इज लेसर देन द लूज सैंड। के नॉट डेंस सॉइल के लिए, डेंस सैंड के लिए, के नॉट फॉर डेंस सैंड इज लेसर देन दैट ऑफ लूज सैंड। आगे क्या है, फॉर एनसी क्लेज, एनसी क्लेज के लिए के नॉट की वैल्यू लेस देन 1 होती है, एनसी क्लेज के लिए के नॉट की वैल्यू लेस देन 1 होती है। ओसी क्लेज के लिए, फॉर ओसी क्लेज के नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन के लिए फार्मूला है मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन के लिए फार्मूला है डी इज इक्वल टू पी अपन गामा, डी इज इक्वल टू पी अपन गामा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव का होल स्क्वायर, डी इज इक्वल टू पी अपन गामा इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस साइन फाइव अपन 1 प्लस साइन फाइव, 1 माइनस साइन फाइव अपन 1 प्लस साइन फाइव का होल स्क्वायर। आगे वेरियस टाइप्स ऑफ फेलियर है, वेरियस टाइप्स ऑफ फेलियर, वेरियस टाइप्स ऑफ फेलियर है। फोर्स या स्लो फेलियर कब होगा, फोर्स और स्लो फेलियर कब, टो फेलियर कब, फेस फेलियर कब, देखेंगे। हो फोर्स नहीं, फेस, फेस और स्लो फेलियर, फेस और स्लो फेलियर, फेस फेलियर या स्लो फेलियर कब होगा, जब डी एफ की वैल्यू लेस देन 1 होगी, जब डी एफ की वैल्यू, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन की वैल्यू लेस देन 1 होगी तब हमारा फेस फेलियर या स्लो फेलियर होगा। जब डेप्थ ऑफ फाउंडेशन की वैल्यू लेस देन 1 होगी तब फेस फेलियर या स्लो फेलियर होगा। फेलियर अकर्स along the surface that intersects the slope above the toe. Failure occurs along the surface, failure occurs along the surface that intersects the slope above the toe. failure क्या करता है, अकर करता है along the surface, failure होता है along the surface तब जो इंटरसेक्ट करता है स्लोप को above the toe, यानी स्लोप को इंटरसेक्ट करता है टो के ऊपर, कब, जब हमारा डेप्थ ऑफ फाउंडेशन लेस देन 1 होता है। दूसरा हमारा टो फेलियर, टो फेलियर कब होता है, जब डेप्थ ऑफ फाउंडेशन की वैल्यू 1 के बराबर होती है। टो फेलियर कब होता है, टो फेलियर तब होता है जब डेप्थ ऑफ फाउंडेशन की वैल्यू इज इक्वल टू 1 होती है। टो फेलियर अकर्स व्हेन फेलियर सरफेस पासेस थ्रू द टो, इट अकर्स व्हेन द स्लोप इज स्टीप एंड होमोजेनियस। टो फेलियर अकर होता है जब फेलियर सरफेस पास होता है टो के थ्रू, इट अकर्स व्हेन द स्लोप इज स्टीप एंड होमोजेनियस। यह तब होता है जब हमारा स्लोप स्टीप होता है और होमोजीनियस होता है, जब हमारी स्लोप स्टीप और होमोजीनियस होती है और फेलियर सरफेस पास होता है टो से, तब हमारा जो है टो फेलियर होता है।
टो फेलियर की कंडीशन क्या है कि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन की वैल्यू 1 होती है उसमें। आगे बेस फेलियर। बेस फेलियर में क्या होता है? बेस फेलियर तब होता है जब डेप्थ ऑफ फाउंडेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। बेस फेलियर तब होता है जब डेप्थ ऑफ फाउंडेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। इन दिस केस द फेलियर सरफेस पासेस बिलो द टो। वेज फेलियर की कंडीशन में, वेज फेलियर के केस में जो फेलियर सरफेस है वो पास होता है टो के नीचे से, बिलो द टो। इन दिस केस द फेलियर सरफेस पासेस बिलो द टो। वेज फेलियर के केस में जो फेलियर सरफेस है पास होता है बिलो द टो, यानी टो के नीचे से। कंडीशन क्या होती है? जब हमारा डेप्थ ऑफ फाउंडेशन की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। आगे आता है हमारा टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। आगे हमारा टाइप्स ऑफ फाउंडेशन है, इसको पढ़ेंगे हम लोग कल। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन को हम लोग कल पढ़ेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे इसको, फिर इसको डिटेल में देखेंगे। के लिए एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन क्या होती है? ये फाउंडेशन 2 टाइप की होती है, सैलो फाउंडेशन, दूसरा डीप फाउंडेशन। सैलो फाउंडेशन, दूसरा डीप फाउंडेशन। सैलो फाउंडेशन में आती है राफ्ट या मैट फाउंडेशन। सैलो फाउंडेशन में आती है राफ्ट या मैट फाउंडेशन, दूसरा फुटिंग। फुटिंग में आती है आइसोलेटेड फुटिंग, स्टिफ फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, स्टेप या टाई फुटिंग, स्प्लिट फुटिंग। दूसरी तरफ है डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन में 2 तरह की फाउंडेशन होती है, पाइल फाउंडेशन और विल या कैजन फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन में 2 तरह की फाउंडेशन होती है, पाइल फाउंडेशन या विल या कैजन फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन कितने टाइप की होती है? तो पाइल फाउंडेशन होती है एंड बियरिंग प्लेट टाइप की पाइल फाउंडेशन। एंड बियरिंग पाइल होती है, फ्रिक्शन पाइल होती है, कॉम्पैक्शन या सैंड पाइल होती है, बैटर पाइल होती है, एंकर पाइल होती है, सीट पाइल होती है, फेंडर या डॉल्फिन पाइल होती है, और टेंशन या अपलिफ्ट पाइल होती है। वेल या कैजन फाउंडेशन 3 तरह की होती है, बॉक्स कैसन, न्यूमेटिक कैसन, ओपन कैसन या वेल फाउंडेशन। तो इतनी सारी फाउंडेशन पढ़नी है हम लोग को। इन सारी फाउंडेशन के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे डिटेल से। आज क्लास को यहीं पे करते हैं ख़त्म। अगर ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो, वीडियो पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ फाउंडेशन पे, फाउंडेशन कितने तरह की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, इन सब के बारे में डिटेल से देखेंगे। आज हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है? इफेक्ट ऑफ कॉम्पैक्शन इन ड्राई और ऑप्टिमम एंड वेट ऑफ ऑप्टिमम के बारे में से यहाँ से स्टार्ट किया था हम लोगों ने। स्टार्ट करके बहुत सारा टॉपिक कवर किया है। जब टाइप्स ऑफ फाउंडेशन पे पहुँचे, इसको हम लोग कल करेंगे।